हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ लगातार आप जुड़िए, क्योंकि हम जो है आपको रेलवे साइंस के जो पार्ट है उसको चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं। आपको जो है आपको कहीं और नहीं जाना है। एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित क्वेश्चंस रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे साइंस के लिखा रहेगा, वहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। ठीक है, लाइट में देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो को जो भी देख रहे हैं आप लोग एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वांटम सिद्धांत जो था, लाइट का जो क्वांटम सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर आइंस्टाइन है, प्लांक्स है, न्यूटन से, वो फ्राइडे थे। आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लांक्स। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, आपको पता होगा। आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने आपको बताया था कि मास और एनर्जी जो होता है वो किस प्रकार से रिलेटेड रहता है, और उन्होंने जो एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया था E=mc², जो काफ़ी फेमस था। ठीक है, यहाँ पर E जो है एनर्जी है, मास है, और C जो है वो आपका वैक्यूम है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, न्यूटन ने कई नियम दिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गया। ठीक है, न्यूटन्स का जो नियम है पहला, दूसरा, तीसरा, ये काफ़ी फेमस था। ठीक है, और फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, बाकी क्वांटम सिद्धांत यदि बात की जाए तो प्लांक से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दे रहे हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि जो है आप जो है कितनी तैयारी में है या सीरियस में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लिख रहेगा फिल इन द बैलेंस। ठीक है, तो बादल का रंग आप लोग देखते होंगे सफ़ेद टाइप का दिखता है, किसके कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण, विकिरण के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो सबसे पहले आप तो प्रकाश का परावर्तन हटा दीजिए। परावर्तन मतलब क्या होता है आपको पता है, ये हम बात करेंगे अभी। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वह पूर्ण रूप से वापस लौट आती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, क्लास 10 में। ठीक है, इसमें जो है विकिरण क्या होता है, ये होता है रेडिएशन। ठीक है, अब रेडिएशन आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो होता है वो ब्लैक में होता है। ठीक है, गर्मी के दिन में यदि आप वाइट कपड़ा की तुलना में ब्लैक में बात की जाए, काला कपड़े की बात की जाए, तो आपका जो है वहाँ पर उष्मा का यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें हीट ऑब्जर्व होगा, इसलिए अवॉइड किया जाता है गर्मी के दिन में। बाकी यदि अपवर्तन की बात की जाए, प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, सरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाके विरल माध्यम में गुजर जाता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी से सिनेन के नियम आप लोग पढ़े होंगे, साइन आई म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन से इस बार आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नहीं किया जाता है। ऑप्शन है मिट्टी, पानी, कांच और प्लास्टिक। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपका दिमाग में तो ये चलता होगा, दिमाग में ये चलता होगा आपका, ठीक है, कि सर हम पानी से तो लेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पर बात होता है कांच, कांच को भी बोलते हैं ग्लास, ठीक है, और होता है प्लास्टिक। तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का भी नहीं किया जाता है, इसको आंसर हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा नहीं किया जाता, एक मिनट क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़िएगा। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है तो आप देखेंगे कि मिट्टी का प्रयोग जो है नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन जो है राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि लेंस में नाभिक बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर बोला जाए या फोकस पॉइंट या बोला जाए या दृष्टि केंद्र या लेंस में नाभिक बिंदु बोला जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर इसको फोकस लेंथ और नाभिक लंबाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरने कणों से टकराव के कारण होने वाली परिकिरण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं कि जब कोई एक प्रकाश के पुंज हो किसी द्रव में तैरते हुए कणों से टकरा जाती है तो वह क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर मुख्य अक्ष के समांतर ये निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तुएं जो अपने रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर उसे नहीं कहते हैं। क्या उसे स्पष्ट कहते हैं, नहीं। क्या उसे गैर वस्तु, नहीं। चमकदार वस्तु कहते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घास का रंग एक्चुअली देखे होंगे आप लोग हरा दिखाई देता है, इसके कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। तो देखिए यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे आँख पर परावर्तित करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए सारा ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। यह हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं, हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करे। यह हरे रंग के अलावे अन्य प्रकाश को भी परावर्तित नहीं, अन्य प्रकाश को परावर्तित होगा तो फिर अलग अलग कलर दिखाई देता ना। यह हमारी आँख पर सफ़ेद प्रकाश को नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के जो प्रकाश होगा ग्रीन कलर की जो लाइट होगा वो वापस हमारे आँख पर परावर्तित कर देती है, ठीक है। यानी जैसे लाइट किरण किसी घास पर पड़ती है तो वो हमारी ओर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके, है ना, हमारी आँख पर पड़ जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किसी वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है 1776, 1676, 1876 और 1867। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। हम लोग पता है कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, वो तो उसको मेजरमेंट किया था किसने? रोमर ने। अब किसने कब किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1676 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे नहीं। ठीक है, प्रकाश के जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1667 ईस्वी में मापा गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? सितारों मतलब समझ रहे हो, जो आपको रात को दिखाई देता है, स्टार, उसी को बोलते हैं सितारा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तारा। ठीक है, तो इसका पीछे का क्या सिद्धांत है ये पूछा गया है। तो ये जो है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तन लगातार बदलता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप जो है सितारे के छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़े लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है, या क्यों दिखाई देता है इस प्रकार से? तो आंसर क्या हो जाएगा कि कपड़ा जो होता है, लाल रंग की तरंग आयाम जो होता है, ठीक है, इसका जो वेव एम्पलीट्यूड होता है वो पुनः क्या होता है? अवशोषित करता, ऑब्जर्वेशन करता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैग्निफिकेशन ग्लास पूछा है। ठीक है, आवर्धन शीशा। ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्लास होता है, क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, यह दर्पण में होता है, क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर ये तो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है? तो आप बोलिएगा इसका यूज जो होगा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति में इसका यूज होता है। जिसका दूरदृष्टि दोष होता है ना, दूरदृष्टि दोष जिसका होता है, उसमें लेंस का प्रयोग जो होता है वो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बाकी अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे लगा रहता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन सी विभाजित करता है? अपवर्तन, विभिन्नता, प्रिज्म या विकिरण? आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है, और इस प्रकार से एक प्रिज्म होता है जिसमें प्रकाश किरण पास करता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित है? 7 कलर में विभाजित होता है। सबसे ऊपर वाला कलर होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होता है? वॉयलेट होता है। ठीक है, या कभी वॉयलेट लिखा रहता है, कभी आर लिखा रहता है। सबसे पहले, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर की एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल होता है। एक साधारण जो मैग्निफिकेशन ग्लास होता है उसमें क्या शामिल होता है? उसमें क्या शामिल होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा छोटे फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाता है उसका कारण क्या है? चम्मच टेढ़ा दिखाई दे, या कोई वस्तु कोई स्टिकर टेढ़ा दिखाई दे, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप बोलिएगा सर इसका मुख्य है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये जो दिखाया जाता है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कई घटनाएं दिखाई देती है, जैसे आपको रात में तारे टिमटिमा नजर आता है, पानी में कोई वस्तु स्टिक यदि पड़ा है, ठीक है, तो वह टेढ़ा दिखाई देगा। चम्मच आपको पानी में यदि घुसा हुआ है, अंदर में है पानी के अंदर, वो आपको मुड़ा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। या कोई सिक्का यदि पानी में पड़ा हुआ है तो आपको वास्तविक गहराई से आपको क्या आभासी नज़र आएगा, लगेगा कि एकदम सामने है, लेकिन जैसे आप हाथ डालिएगा तो आपको गहराई, वास्तविक गहराई पता चलेगी।
ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं ये आपका किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश के अपवर्तन का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 में कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? जो डायमंड का जो चमक होता है वो अलग ही चमक होता है। वो आपको बताना है कि इनमें से या निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से या निम्नलिखित में से हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा बिखराव का, डिस्पर्सन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 में कि वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है? वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है? निरपेक्ष को बोलते हैं निरपेक्ष को इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, निरपेक्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपवर्तनांक इंडेक्स तो ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष। ठीक है, वायु में निरपेक्ष जिसको हम, अच्छा बताइएगा इसका वायु का निरपेक्ष जो होता है उसका अपवर्तनांक इंडेक्सिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो होगा वो कितना होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका कितना होगा? ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 0.008 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है ये? ठीक है, गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन देख लेते हैं। कंडक्टर तो है ये, अपवर्तनांक नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है, कंडक्टिविटी भी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कि निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात में क्या पूछ रहा है? निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक सूचकांक कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 20 में कह रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है। कोई भी मीडियम हो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा या एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 21 में कि रात के समय तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? ठीक है, कारण होता है या क्या है? ठीक है, तो आप बोलिएगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल दिए थे कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 22 में कि जब प्रकाश की किरण एक साधन माध्यम से, है ना, साधन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, उसका हम बोलते हैं अपवर्तन का नियम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक साधन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। क्या झुकती है? अविलंब से दूर और तीव्र गति से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि जब प्रकाश एक साधन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी क्या होगा? तेजी से वो क्या करेगा? बढ़ेगा। अभी बोले ना, तेजी से वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए 24 में कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण को झुकाव को क्या कहते हैं? किस माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहा जाता है? इसे हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, झुकाव दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। ठीक है, आभासी दिखाई देगा, आभासी। ठीक है, दिखाई देगा। ठीक है, ये सारा जो है प्रकाश का अपवर्तन पर निर्भर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 25 में कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग तक की देरी हो सकती है। कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो आप बोलिएगा सर 2 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए जय प्रकाश सपन, है ना, सपन नहीं होगा, सधन होगा,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश जय जय नहीं होगा, जब टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह तेजी तथा हो जाती है। तेजी क्या हो जाएगा, तेजी क्या हो जाएगा, तब आप बोलिएगा सर इसका स्पीड तेजी हो जाएगा, ठीक है, इसका स्पीड तेजी हो जाएगा और नॉर्मल से यह दूर झुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 27 में कि निम्न में से कौन सा विकल्प निश्चित पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है, मतलब एसाइडिंग ऑर्डर में आपको बताना है एसाइडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है। निश्चित पदार्थ को एक फिक्स्ड जो सब्सटेंस होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर से पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, असाइडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा बर्फ़, देखिए यहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ यहाँ लास्ट में नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। केरोसिन तो बर्फ़ के पहले होगा, बर्फ़ जहाँ जहाँ लिखा रहेगा वो फर्स्ट होगा, यानी पहले क्या हो जाएगा बर्फ़, उसके बाद केरोसिन हो जाएगा, उसके बेंजीन होगा, उसके बाद क्या होगा साधारण नमक NaCl, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए 28 में निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा, देखना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम जो होगा वो आपका हो जाएगा हवा का, ठीक है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाकी की तुलना में कम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती है, ठीक है, मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ जाके सभी किरण इधर से आके मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, उसको ऐप से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइट इस प्रकार से क्या है, मान लीजिए एक आपका मिरर है और मिरर में जाके एक आपका इन्फिनिटी से कोई लाइट किरण गुजरता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर एक फोकस पर मिल जाता है, इस प्रकार से चाहे किसी भी माध्यम में हो जाके वो टकरा के फोकस पर ही मिलेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर कौन सा स्थित है, तो अभी हम बात किए वो फोकस लंबाई होता है, ठीक है, फोकस में मिलता है, फोकस उसको लंबाई बोलते हैं, बोलता है। ऐसे तो फोकस आप बोल सकते थे कि इस प्रकार से एक बीम है, कोई लाइट प्रकाश इन्फिनिटी से आया, ठीक है, अनंत से आया और जाके ये रिफ्लेक्ट होके एक फोकस पर मिल जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से फोकस पर मिल जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, तो ये है फोकस लंबाई, ये प्रतिबिंब सतह क्या है, लंबाई है, ठीक है, फोकस लंबाई। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 31 में कि एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और जिन्या की चीज संबंधित है। एक दर्पण की फोकस लंबाई और वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, के बीच में आपका संबंध बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है F/2, एक मिनट, F इक्वल टू R/2 होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लियर है। अगला देखिए 32 में कि किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होती है। तो ऐसे कंडीशन में कब होगा, जब परावर्तन और अपवर्तन का नियम दोनों हो, ठीक है, क्योंकि दोनों नियम से आप लोग पढ़े होंगे। एक नियम कॉमन था कि अभिलंब किरण जब अपवर्तित, जब कोई रेखा पर या कोई सतह पर जब कोई किरण पड़ती है तो अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही किरण पर क्या मिलती है और इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। आयो थीटा मानते थे ना, तो ऑप्शन ये दोनों होना चाहिए। चलिए 33 में देखिए आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो परावर्तन जहाँ जहाँ लिखल है उसको हटा दीजिए, सबसे पहले विवर्तन हटा दीजिए, वायुमंडलीय प्रकाश का परिकरण नहीं हटा दीजिए, जहाँ वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन आएगा,
ठीक है, आंसर लगा दीजिएगा सीधा, ठीक है, आँख मूंद के, जैसे हमने बताया था इससे पहले। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन है कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण अंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है ऑप्शन ए बी सी अलग अलग दिया रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओमार सीट पर आधारित एग्जाम नहीं होगा, आपका सीबीटी मोड पर आधारित एग्जाम होगा। तो सीबीटी मोड पर आधारित जब एग्जाम होगा तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको देखना है कि ए बी सी डी में कौन सा टिक लगाना। पहले क्या होता था, ओमार सीट पर लिया जाता था, आंसर घुमाते समय आपका ऑप्शन इस प्रकार से लिखा रहता था, जमलिंग क्या रहता था, कभी बी आता था, कभी ए आता था, कभी सी आता था। बट अभी ऑनलाइन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, टिक लगा दीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। 35 में है कि परावर्तित किरण के वास्तविक परिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया आपसे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, तो आप बोलिएगा सर उसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, उसका हम रियल इमेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है, वो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होगा, पॉजिटिव होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए, तो आप बोलेगा 2F पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई, ठीक है, होती है, तो कितना होती है, तो आप बोलेंगे सर इसका ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में कि जब वस्तु को पर रखा जाता है, जो वस्तु पर रखा जाता है, जब वस्तु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, तो ये क्या होगा, फोकस बिंदु पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धन आभासी और सीधा कब बनेगा, ठीक है, वो कब बनेगा, तो आप बोलिएगा सर ये जब फोकस पर हो और क्या ओ के मध्य में हो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, क्या अनंत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो आप बोलिएगा सर इसका नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो आपको पता है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, आपको यहाँ पर बताना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो आपको साबित करना है कि ये कौन सी घटना पर, ये कौन सा एकमात्र घटना हो सकती है, ठीक है। क्या उसका प्रकाश का फैलाव के कारण ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, या हस्तक्षेप के कारण, या फिर विसरण के कारण, या ध्रुवण के कारण, तो आप बोलिएगा सर इसको हम पोलराइजेशन के कारण बोल सकते हैं, पोलराइजेशन, इसको हम पोलराइजेशन के कारण बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए 43 में कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता, ठीक है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है, तो यह क्या है, तो आप बोलिएगा सर इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला देखिए 44 में कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिना किसी विचलन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 45 में कि लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोले इसको मायोपिया, से पीड़ित लोगों के द्वारा होती है, ठीक है, उसके लिए आपको हम बताएं अभी, निकट दृष्टि दोष पूछे या निकट दृष्टि दोष पूछे या जरा दृष्टि दोष पूछे, तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अभी हम बात किए निकट दृष्टि दोष यदि आपसे पूछे या जरा दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का यूज किया जाता है, और
दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस का चश्मे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है उसे क्या कहा जाता है। पहले आपको याद रखना है निकट दृष्टि, ठीक है, और दूसरा है दूर दृष्टि। ये दोनों आपको पहले क्लियर करवा देते हैं आज। क्लियर है, उसके बाद डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपोरमाइटोपिया। तो निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो वो निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग सोचे होंगे कि सर जो दिखाई नहीं देता है इसका मतलब वो दोष लगा होगा, तभी तुमने वो निकट की दृष्टि बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष है। लेकिन ऐसा फिजिक्स में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यानी आप निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु को क्लियर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आमने सामने वस्तु को देख रहे हैं। आमने सामने वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दूर की वस्तु को आप नहीं देख रहे हैं। ऐसे में आपको किस लेंस का यूज करना चाहिए, तो आप बोलेगा अवतल लेंस, ठीक है। इसके लिए अवतल लेंस का चश्मे का यूज होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पा रहा है, धुंधला टाइप का दिख रहा है, ठीक है, और निकट की वस्तु को वह क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसे हम हाइपरमाइट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो होगा ये आपका उत्तल लेंस के चश्मे का यूज होता है, ठीक है। उत्तल लेंस के चश्मे का, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं आप कि एक विकार है, विकार मतलब दोष है, ठीक है। तो जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। जब दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मायोपिया कहते हैं, ठीक है। आप बोलेगा सर मायोपिया क्या होता है। मायोपिया लिखा रहा है या आपका निकट दृष्टि दोष लिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो दूर दृष्टि दोष पूछे या निकट दृष्टि दोष पूछे, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि कोई व्यक्ति हाइपरमाइट्रोपिया से ग्रस्त है, ठीक है, तो वो जो होगा वो किसी वस्तु का जो उसका आँख में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। क्या रेटिना पर बनेगा, कार्निया पर बनेगा, या रेटिना के पीछे बनेगा, या रेटिना के आगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रेटिना के आगे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है, यानी दूर की दृष्टि दोष है। इसका मतलब हाइपरमाइट्रोपिया से ग्रस्त है, यानी वह दूर की वस्तु को क्लियर दिखाई दे रहा है उसको, लेकिन निकट की वस्तु को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में वह जो प्रतिबिंब बनेगा उसके आँख में वो रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए 48 में हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया था। हाइपरमाइट्रोपिया, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या पूछ रहा है, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ऐसे हमने क्या बोला था, ऐसे में ये वस्तु दूर की वस्तु को क्लियर दिखाई दे रहा है उसको, और निकट की वस्तु को क्लियर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला टाइप को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसे हम कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसानी क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आपको पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए 49 में कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा
किया जाता है। अब दो फोकस दूरियों वाले अलग अलग फोकस दूरी होगा, उसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया दोनों होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर है या नहीं क्लियर। दो फोकस दूरी है अलग अलग देख सकते हैं, एक दूर की वस्तु को देख सक रहे हैं और एक सामने की वस्तु को क्लियर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों में इसकी पूछ रहा है कि इसका कौन सा ये दो फोकस दूरी वाले लेंसों का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आपका निकट दृष्टि दोष भी होगा और दूर दृष्टि दोष भी होगा, हाइपर मायोपिया भी होगा और हाइड्रोमेट्रोपिया भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निकट मतलब एकदम सामने, आपका निकट में कौन है, आप मान लीजिए भूल गए कि सर हाइपोमाइट्रोपिया किसको बोलेंगे और मायोपिया किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। ट्रिक में कैसे याद कीजिएगा, निकट के सामने आपका कौन रहता है, आपके माँ रहता है, आपके माँ रहता है आपके निकट में, तो मायोपिया क्लियर। दूर दृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया मतलब क्या, आपका दूर का रिश्ता। ठीक है, आपका जैसे मामा घर होगी तो दूर में होगा, किसी का मामा घर सामने होता है। ठीक है, लेकिन फिर आपको याद रखना है सिर्फ मामा घर का ही रिश्ता नहीं लेना है, दूर के रिश्ता, उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपरमाइट्रोपिया मतलब आपको गाड़ी उड़ी में चढ़ के जाना पड़ेगा, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन। रोशनी जो नहीं होगा, रोशनी लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किस वजह से ले रही है। आप देखिएगा इसमें से दो चीज़ आता है, एक होता है एलईडी और होता है एक और सीएफएल। ठीक है, तो रोशनी इसमें पूछ रहा है किसकी वजह से जो है साधारण बल्ब की जगह पर एलईडी और सीएफएल इस वजह से ले रहे हैं आदमी, किसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिक्री भी अभी हो रहा है। ठीक है, बल्ब की जगह पर ये सब किसकी वजह से, क्योंकि इसका जो इफ़िशियंसी होगा, ठीक है, इसका जो इफ़िशियंसी होगा, ठीक है, किसका इफ़िशियंसी, एनर्जी का इफ़िशियंसी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।